नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सत्ता के बदलते समीकरणों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। बिल्कुल। शीत युद्ध के बाद एक ऐसा वक्त था जब लगता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर है, अमेरिका। लेकिन क्या आज भी ये सच है? शायद नहीं, और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। हम उन ताकतों को समझेंगे जो अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रही हैं। और ये सिर्फ देश नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन भी हैं। और कहानी सिर्फ मिसाइलों और सेना की नहीं है। ये अर्थव्यवस्था, तकनीक और दुनिया पर असर डालने की कहानी है। जी, तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल से कि इन नए सत्ता के केंद्रों की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? देखिए, 1990 के दशक में जब सोवियत संघ बिखरा तो दो महाशक्तियों की बाइपोलैरिटी की दुनिया खत्म हो गई। मैदान में सिर्फ अमेरिका बचा था। हाँ, लेकिन जल्दी ये एहसास होने लगा कि किसी एक देश का इतना ताकतवर होना शायद दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और इसी एहसास से नए खिलाड़ी उभरने लगे। बिल्कुल। एक तरफ यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। और चीन, जापान, भारत जैसे देश भी हैं। जी, दिलचस्प बात यह है कि ये सभी अपनी पुरानी दुश्मनी और कमजोरियों से सीखते हुए एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन संघ की। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध की राख से हुई थी। सही बात है। यूरोप तबाह हो चुका था, सदियों की दुश्मनी से थक चुका था। तो अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद की। और यहीं से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की नींव पड़ी। जी, लेकिन यूरोपीय देशों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि दोबारा कभी जंग हो ही ना। यहीं से एक बड़े सपने की शुरुआत हुई। और ये सपना कई दशकों में धीरे धीरे पूरा हुआ। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1949 में राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय परिषद बनी, फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और आखिरकार 1992 में maastricht संधि के साथ यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। एक समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों पर सहयोग और यहां तक कि एक समान मुद्रा, यानी यूरो। हाँ, यूरो। ये एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश थी जो सदस्य देशों से भी ऊपर हो, जिसके अपने कानून हों। अच्छा, तो ये जो आंकड़े हैं ये तो कमाल के हैं। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी बड़ी। और विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या ये आर्थिक ताकत अपने आप राजनीतिक ताकत में बदल जाती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कागज पर ईयू एक महाशक्ति है। इसकी मुद्रा यूरो ने पहली बार अमेरिकी डॉलर के दबदबे को एक असली चुनौती दी। हाँ, और सैन्य क्षेत्र में भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। बिल्कुल। और इसके 2 सदस्य, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। तो ताकत तो है। और इसके झंडे का प्रतीक भी तो बड़ा खास है। सोने के 12 सितारे, एकता का प्रतीक। जी, मेल मिलाप का। लेकिन हर बड़ी शक्ति की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। जैसे ईयू एक अधिराष्ट्रीय संगठन तो है, लेकिन सदस्य देशों की अपनी अपनी विदेश और रक्षा नीतियां हैं, जिससे अक्सर मतभेद होते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इराक युद्ध था। सही बात है। ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके सख्त खिलाफ थे। और यही ईयू की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ देशों जैसे स्वीडन और डेनमार्क ने तो यूरो मुद्रा को भी अपनाने से मना कर दिया। और फिर सबसे बड़ा झटका था ब्रेक्जिट। बिल्कुल। जून 2016 के जनमत संग्रह के बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया। ये भी दिखाता है कि 2003 में वो अपना साझा संविधान बनाने में भी असफल रहे थे। तो अब यूरोप से एशिया की ओर चलते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण संगठन है, आसियान। हाँ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर दस्तखत के साथ। शुरुआत में 5 संस्थापक देश थे, है ना? जी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 और देश शामिल हो गए, तो अब कुल 10 सदस्य हैं। और इनके उद्देश्य वो भी बिल्कुल साफ लगते हैं। एकदम। आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व बनाए रखना। आसियान की सबसे अनोखी चीज है आसियान शैली। ये क्या है? ये कोई नियमों की किताब नहीं है। ये एक एहसास है, अनौपचारिक, टकराव रहित
और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका। अच्छा, मतलब बातचीत और आम सहमति पर जोर। बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। 2003 में इन्होंने आसियान समुदाय बनाया, जो 3 स्तंभों पर टिका है। सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सही। इसके अलावा आसियान क्षेत्रीय मंच सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल के लिए काम करता है। और विजन 2020 का लक्ष्य है बातचीत के जरिए टकराव को सुलझाना। तो हमने ईयू का औपचारिक मॉडल देखा और आसियान का सहयोगात्मक मॉडल, लेकिन अब बात करते हैं चीन की, जिसने एक तीसरा ही रास्ता अपनाया। बिल्कुल, अपनी अंदरूनी ताकत को इस हद तक बढ़ाना कि दुनिया उसे नजरअंदाज ही न कर सके। 1949 में क्रांति के बाद तो माओ के नेतृत्व में चीन ने खुद को दुनिया से लगभग काट लिया था। हाँ, सोवियत मॉडल पर आधारित एक बंद अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में। लेकिन इस मॉडल की अपनी चुनौतियां थीं, जैसे कि विदेशी मुद्रा की कमी, धीमी औद्योगिक गति और बढ़ती जनसंख्या। 1970 के दशक तक ये साफ हो गया कि ये मॉडल काम नहीं कर रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जी, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर चीन ने अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म किया। और फिर 1978 में डेंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति की घोषणा की। हाँ, ओपन डोर पॉलिसी। इसके बाद तो सुधारों की झड़ी लग गई। 1982 में खेती का निजीकरण हुआ, 1998 में उद्योगों का, और 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल हो गया। जी, और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इन सुधारों के परिणाम वो सकारात्मक भी रहे और नकारात्मक भी। दोनों रहे। एक तरफ कृषि उत्पादन बढ़ा, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार बना, और अनुमान है कि 2040 तक चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पर्यावरण को भारी नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हुईं। और भारत के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ ऐसे ही पहेली जैसे हैं। बिल्कुल, एक और 1962 का युद्ध और तिब्बत जैसे विवाद हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और पर्यावरण नीतियों पर सहयोग भी है। अब एक और एशियाई शक्ति जापान की बात करते हैं। जापान की कहानी तो अद्भुत है। ऐतिहासिक रूप से यह परमाणु बम झेलने वाला एकमात्र देश है। और इसके संविधान का अनुच्छेद 9 युद्ध का त्याग करता है। हाँ, लेकिन शांति की इस नीति के बावजूद जापान एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। और सोनी, पैनासोनिक, होंडा जैसी कंपनियां ये इसकी तकनीकी शक्ति का प्रमाण है। सही। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र के बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जो इसकी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। सूची में अगला नाम दक्षिण कोरिया का है। इसकी तरक्की को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। और ये चमत्कार कोई पुरानी कहानी नहीं है। सैमसंग, LG जैसे ब्रांड्स आज हर घर में मौजूद हैं। 2017 में यह दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और फिर आता है रूस। रूस, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और तेल, गैस और खनिजों के विशाल भंडारों वाला देश। इसकी सेना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है। जी, और ये भारत का एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। अब दो और उभरती शक्तियों को देखते हैं, इजराइल और भारत। इजराइल, जो अरब देशों से घिरा होने के बावजूद रक्षा तकनीक, नवाचार और विज्ञान में बहुत शक्तिशाली है। और फिर भारत, जिसे 21वीं सदी की एक वैश्विक शक्ति माना जा रहा है। हाँ, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, विशाल जनसंख्या, दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीय। और परमाणु शक्ति, ये भारत की प्रमुख ताकतें हैं। बिल्कुल। तो आखिर में बात करते हैं ब्रिक्स की। ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पश्चिमी वर्चस्व वाले संगठनों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक का एक विकल्प तैयार करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और इसी मकसद से 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी की गई। जी बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सारांश ये है कि शीत युद्ध के बाद अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने में EU, आसियान, ब्रिक्स और चीन जैसे देश ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब शक्ति का आधार केवल सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि आर्थिक सहयोग भी है। बिल्कुल। भविष्य का अनुमान ये है कि 2040 तक चीन और भारत विश्व व्यवस्था में अमेरिका के बराबर या शायद आगे भी हो सकते हैं। ये एक ऐसे बहुध्रुवीय विश्व की तस्वीर पेश करता है। हाँ,
एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति किसी एक केंद्र में नहीं बल्कि कई केंद्रों में बंटी होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है और नए नए केंद्र उभर रहे हैं। ये एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक तस्वीर है। बिल्कुल। हमने यूरोपीय संघ की एकता और उसकी चुनौतियों को देखा, आसियान शैली के सहयोगात्मक तरीके को समझा, और चीन, भारत जैसी उभरती शक्तियों के उदय का विश्लेषण किया। जी। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जैसे जैसे दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और टकराव के पुराने नियम कैसे बदलेंगे? क्या यह दुनिया ज्यादा स्थिर होगी या ज्यादा अस्थिर? इस पर जरूर सोचिएगा।